फोर्थ पार्ट निपटाते हैं। तो देखो यहाँ पे शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है साई का फॉर इलेक्ट्रॉन इन एटम, उसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों, जैसे मान के चलो मैक्स बॉर्न उन्होंने एक जर्मन फिजिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था कि जो स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शनिंग होता है पॉइंट में, वो अपन को प्रोबेबिलिटी बताता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का उस पॉइंट पे, ठीक है। मतलब जो स्क्वायर होता है, साई स्क्वायर होता है बच्चों, वो अपन को क्या बताएगा कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, उसके पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उन्होंने टेबल में फिगर में दिया है 1s ऑर्बिटल का साई स्क्वायर का फंक्शन आर के साथ और 2s ऑर्बिटल का, ठीक है। अपन आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों की जो 1s ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगा न्यूक्लियस पे, और वो जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे तो डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन 2s ऑर्बिटल्स की बात करें तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है पहले वो डिक्रीज होगा, फिर जीरो होगा, फिर वो बढ़ेगा। मतलब 1s ऑर्बिटल में बच्चों पहले वो बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, लेकिन 2s ऑर्बिटल में पहले वो डिक्रीज होगा, जीरो होगा, फिर बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन देख सकते हैं प्लॉट दिया है फंक्शन ऑर्बिटल का साई आर, और देखो पहला दिया है साई आर के साथ, दूसरा है साई स्क्वायर आर के साथ, ठीक है। तो दिया है फंक्शन ऑफ फॉर 1s और 2s, ठीक है। ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s है, ये भी 1s है और ये भी 2s है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे याद रखना कि जब मैक्सिमा पहुँचने के बाद तो ये अगेन जीरो होगा और वो फर्दर आर उसका बढ़ेगा, और ऐसा रीज़न जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की वो जीरो होता है, उसको अपन कहते हैं नोडल सरफेस या सिंपली नोड्स कहेंगे। और ये पाया गया कि जो नंबर ऑफ नोड्स होता है वो n-1 होता है। इसी तरह जैसे 2s ऑर्बिटल है तो n की वैल्यू 2 है, s 0 है, 2 - 1 तो 1 हो गया, ठीक है। 3s है, 3 - 1 तो 2 हो गया, तो ऐसे हो गया। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, नंबर ऑफ नोड्स n-1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बाउंड्री सरफेस डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है बच्चों कि जो s सेल होता है वो हमारा स्पेरिकल होता है, और जो p होता है वो डम्बल होता है, d डबल डम्बल होता है, और f कॉम्प्लेक्स होता है। ये जनरल बात है। अब अपन बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स के बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। अब बाउंड्री सरफेस डायग्राम में बच्चों याद रखो कि जो स्पेयर होता है, ठीक है, वहाँ पे जो इनक्लोज होता है रीजन से, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की वो लगभग 90% होता है, ठीक है। और रियलिटी में जो सभी s ऑर्बिटल हैं वो स्पेरिकली सिमेट्रिक होते हैं। मतलब जहाँ पे फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा सभी डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे देखो 4s सबसे बड़ा है, फिर 3s है, फिर 2s है, फिर 1s। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा जो साइज होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं जो कि होता है 2px, 2py और 2pz, ठीक है। तो इसका देखो डम्बल शेप होता है, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है, ठीक है। यहाँ पे एक रेडियल नोट होता है जो कि होता है n-l-1। यदि तुमसे टोटल नोट पूछेगा तो बच्चों तुमको n-1 करना है, यदि रेडियल नोट बोल दिया तो n-l-1 करेंगे। और यहाँ पे 5 होते हैं d ऑर्बिटल्स जो कि होगा -2, -1 0 +1 +2 होगा, ठीक है। जो 5 d ऑर्बिटल होंगे वो कौन होंगे, dxy होगा, dyz, dxz, dx स्क्वायर -y स्क्वायर और dz स्क्वायर। देखो जो पहले 1 2 3 4 ये 4 d ऑर्बिटल सिमिलर हैं ईच अदर के, लेकिन जो पांचवा है dz स्क्वायर ये डिफरेंट होता है, और सभी d ऑर्बिटल का इक्विवेलेंट होता है एनर्जी, मतलब सभी का एनर्जी सेम होता है, ठीक है। एंगुलर नोड तुमको पता ही है, एंगुलर नोड L से डिनोट होता है, ठीक है। देखो 3 नोड हो गया, एंगुलर नोड भी होता है, एक एंगुलर नोड होता है जिसको अपन L से डिनोट करते हैं, L मतलब वही एजीमुथल वाला, ठीक है। यदि टोटल नोट्स पूछा, नंबर ऑफ नोट्स पूछा तो n-1 करेंगे, यदि रेडियल नोट पूछा तो n-l-1 करेंगे, यदि एंगुलर नोट पूछा तो L करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ नोड आर गिवन बाई n-1 होगा, एंगुलर नोड L होगा, ठीक है। एंगुलर नोड को L से डिनोट करेंगे, और n-l-1 क्या होता है, रेडियल नोड होता है, ठीक है। अब बात करेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में देखो ये ऑर्डर होता है, ये अपन को पता होना चाहिए, 1s से बड़ा 2s, 2p बराबर होंगे, 3s 3p बराबर होंगे, फिर 3p 3d तीनों बराबर होंगे, फिर 4s बड़ा होगा, 4p 4d तीनों बराबर होंगे, फिर 4f होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जिसमें सेम एनर्जी होता है उसको डीजनरेट ऑर्बिटल कहेंगे। ऐसे ऑर्बिटल जिसमें सेम एनर्जी है उसको 3, जैसे ये तीनों में सेम एनर्जी, तो ये हमारा डीजनरेट है। ये क्या है बच्चों, ये हमारा डीजनरेट ऑर्बिटल है, डीजनरेट है, ठीक है। जिसमें सेम एनर्जी होगा उसको डीजनरेट ऑर्बिटल कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, जो कि मेन रीजन है डिफरेंट एनर्जीज का सबसेल में, वो मल्टी रिपल्सन होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में। तो यहाँ पे इसीलिए जो डिफरेंट एनर्जीज होते हैं, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट मतलब n की वैल्यू 1 हो, यदि हायर ऑर्बिटल है बच्चों तो उसको अपन एक्साइटेड स्टेट कहेंगे,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो स्टेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में, वो टोटल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो इंट्रैक्शंस होता है वो मोर देन होता है रिपल्सिव इंट्रैक्शन से, इसलिए जो स्टेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है, ठीक है, उसका रीजन है। अब जो एनर्जी होता है इंट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, वो डिक्रीज होगा जैसे जैसे अपन एटॉमिक नंबर को बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे याद रखना कि जिसका n+l वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, जिसका ज़्यादा होगा उसमें बाद में फिल होगा, ठीक है। जैसे जैसे अपन एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो जो एनर्जी होता है सेम सब सेल का वो डिक्रीज होगा, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाने से एनर्जी डिक्रीज होने लगेगा। अब फीलिंग में सबसे बात करेंगे अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ बोले थे जर्मन है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, ठीक है। अबाउ ने क्या बोला था कि ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम में जो ऑर्बिटल फील्ड होंगे वो अपनी इंक्रीजिंग एनर्जीज के बेसिस पे फील्ड होंगे। और यहाँ पे देखो ये ऑर्डर है 1s 2s 2p 3s 4s 3d 4p 5s 5d 5p 4f 5d 6s 7p, ये ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद पॉली थे, पॉली ने क्या बोला था कि बच्चों नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, मतलब कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में उसके 4 सेट नहीं हो सकते क्वांटम नंबर के, केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट करेंगे सेम ऑर्बिटल में, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, अपोजिट स्पिन होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक का ऊपर तो एक नीचे। और बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी भी सब सेल में वो 2n² होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सेल में कितना होगा बच्चों, 2n² होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये अपन को दिमाग में रखना है क्या, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल इज इक्वल टू 2n², ठीक है। उसके बाद देखो हुंड्स रूल थे। हुंड्स रूल ने क्या बोला था कि जो पेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल्स में वो सेम सब सेल में होगा, ठीक है। और ये तब तक होगा, मतलब जैसे मान चलो पहले एक एक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, जैसे मान के चलो ये पी ऑर्बिटल्स में 3 ऑर्बिटल हैं तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये भरे, फिर ये पेयरिंग कराएंगे। और ये ऑब्जर्व किया गया कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड डिजनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल है उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है उसकी सिमेट्री की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल ऑफ एटम में, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहते हैं। एस में देखो 1 ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल है, डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब जो एडवांटेज होता है सेकेंड नोटेशन का ओवर द फर्स्ट, वो 4 क्वांटम नंबर को बताता है, ठीक है। देखो इसी तरह 6 एलिमेंट ऐसे बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया है और यहाँ पे इसकी फीलिंग दी गई हुई है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद बच्चों याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है कंप्लीटली फील्ड सेल में उसको कोर इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, और जो एडेड होंगे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जैसे मान चलो ये एक एग्जांपल दिया है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये देखो 2p6 तक भरा है तो ये हमारा कोर इलेक्ट्रॉन है, जो s में 1 इलेक्ट्रॉन है वो उसको अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। ये बात हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो जो P3 है, P6 है, D5 D10 F7 F14 है, ये आइदर हाफ फील्ड या फुल फील्ड होते हैं, ये मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो याद रखना जो हाफ फील्ड वाले होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। और याद रखना कि जो एलिमेंट होंगे आफ्टर यूरेनियम ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं क्योंकि ये सभी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होते हैं, मतलब यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब शॉर्ट लिव्ड होंगे और वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होंगे। अब अपन स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की बात करेंगे जिसमें 2 एक्सेप्शन आता है बच्चों, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम में देखो 1s2 2s2 2p6 3s1 4s1 3d5 होगा, कॉपर में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 होगा, ये हाफ फील्ड होगा और फुल फील्ड होगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने इसका बहुत ही बेहतरीन रीजन दिया हुआ है कि कॉजेस क्या है स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड सबसेल्स का। तो पहला बच्चों है स्मॉलर शील्डिंग होता है, ठीक है। पहला रीजन क्या है, स्मॉलर शील्डिंग है। दूसरा क्या है, स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्सन है। और तीसरा क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे, रिलेटिवली स्मॉलर शील्डिंग होता है और स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्सन होगा, लार्जर एक्सचेंज एनर्जी होगा। और यही 3 रीजन है कि जो हमारा हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये हमारा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हमारा एक क्रोमियम है, ये हमारा कॉपर है बच्चों। तो ये हमारा डन हो गया, तो ये हमारा 4 पार्ट था। और यहाँ पे ये रीज़न आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड मोर स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि स्मॉलर शील्डिंग होती है, स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्सन होता है, लार्ज एक्सचेंज एनर्जी होता है, ठीक है। और एक्सचेंज एनर्जी जो होता है वो मैक्सिमम होने की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी हमारी मैक्सिमम होती है। थैंक यू बच्चों।